हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये जो है पहली क्लास जो है आज हम आपके साथ ले रहे हैं मटेरियल से संबंधित। तो देखिएगा जो सीए इंटर है, सीए इंटर के अंदर ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है और सबसे ज़्यादा फेल कराने वाला भी यही है। तो जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बहुत बढ़िया, और जो रटेगा वो इसमें फंस जाएगा। तो सिंपल सी बात है ये कि जो चैप्टर है जो मैं इसका स्टार्ट कराने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स। तो मैं अभी थियोरेटिकल्स वाला पोर्शन नहीं ले रहा हूँ जो कि बेसिक है, तो मैं अभी मटेरियल्स का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 है उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये जो चैप्टर है मटेरियल्स इसी से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें कोस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है, वो बेसिक पर्पज़ है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, यानी कि जो कॉस्ट है उसको हमें कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन किससे संबंधित हो सकता है? प्रोडक्ट से संबंधित हो सकता है, किसी एक्टिविटी से संबंधित हो सकता है, या किसी सर्विस से संबंधित हो सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की या एक्टिविटी की जो है कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहला। दूसरी बात है जब हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं तो हम उस कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि हम ऐसी टेक्निक्स जो है यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ जाए, या वो कॉस्ट हमारी एक रेगुलर बेसिस पर रिड्यूस हो सके, यानी कि जो अगला पर्पज़ है वो है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल के थ्रू ही आता है। उसके बाद मैं आपके साथ जो बात करना चाहूँगा वो एक ऐसे चैप्टर से संबंधित है जो कि कॉस्ट का मेन चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर है। तो सबसे पहली बात होती है कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो ये तीन जो बेसिक पर्पस हैं इनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर कि कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है जिसमें कॉस्ट रिडक्शन भी शामिल है। तो कॉस्ट का मतलब कहता है, कॉस्ट का मतलब है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, यानी कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हैं उसकी कॉस्ट को आप बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड का मतलब है कॉस्ट, यानी कि आप कोई भी कॉस्ट जो है किसी भी रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप कॉस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आप मेट्रो की सर्विस यूज करते हैं, तो मेट्रो की सर्विस यूज करते हैं तो मेट्रो को किराया देते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो फेयर है वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो जाएगी? आपकी कॉस्ट हो जाएगी। आप कोचिंग की फीस देते हैं तो कोचिंग की फीस क्या हो गई? आपकी कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से कंपनियां माल बनाती हैं, माल बनाती है तो माल बनाने के लिए क्या चाहिए उसको? मटेरियल की कॉस्ट। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? मटेरियल जो माल बनाने में या सर्विस के लिए यूज होगा। इसी तरीके से लेबर या वेजेस की कॉस्ट। इसी तरीके से जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, ओवरहेड्स। तो यहां पर जो है मैं आपके साथ केवल यही बताया अभी तक कि किस तरीके से कॉस्ट जो है होती है। तो देखिएगा जो कॉस्ट होती है वो सबसे पहली बात है, कॉस्ट के अंदर दो तरीके की कॉस्ट हम लेते हैं। पहली कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और दूसरी चीजें होती हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। तो प्राइम कॉस्ट होता है कि जब किसी माल को बनाते हैं तो उसमें लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल, उसमें लगने वाली डायरेक्ट वेजेस और उस पर लगने वाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि रॉयल्टीज एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं, तो जब उसका चैप्टर आएगा तब हम बात करेंगे उससे संबंधित। तो देखिएगा, मान लीजिएगा ये कैलकुलेटर देखिएगा मेरे पास है, तो इस कैलकुलेटर में जो मटेरियल लगा हुआ है दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल।
दूसरी बात है कि इसको बनाने में जो वेजेस पे की गई होगी दैट इज डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद अगर ये जो है ये सिटीजन का जो कैलकुलेटर है, तो अगर ये किसी और ने बनाया होगा तो सिटीजन को जो है इस कैलकुलेटर के जो लिए क्या भी पे किया होगा, रॉयल्टी पे की होगी, तो दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम इसी कड़ी के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल का चैप्टर है उसको हम सबसे पहले आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, तो ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आज। तो देखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, तो जो डायरेक्ट मटेरियल है या मटेरियल के नाम से जो चैप्टर है आपका, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिएगा जिन कंसेप्ट की हम बात करेंगे उन कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या चीज होती है इसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा और फिर आगे इसको एलोबरेट करेंगे और फिर उसी से संबंधित आपको जो है होमवर्क भी मिलेगा। तो देखिएगा सीधी सी बात है, दूसरी जो हमारा कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट होगा कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स, यानी कि जो हमारे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स हैं उसकी कैलकुलेशन। तीसरा हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फोर्थ होगा कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ठीक है जी, इसमें कुछ मेथड्स होंगे हमारे, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जिसको हम फीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, और इसके अलावा जो है मिसलेनियस कंसेप्ट होंगे, मिसलेनियस कंसेप्ट। तो हम इनकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पर जो मैं कंसेप्ट अभी सबसे पहले आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं उस कंसेप्ट को देखिएगा, उस कंसेप्ट का क्या नाम है। तो देखिएगा उस कंसेप्ट का नाम है ईओक्यू। ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक। तो कंसेप्ट नंबर वन मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कंसेप्ट नंबर 1 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू क्या होता है, देखिएगा ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब रॉ मटेरियल जब वो लेने जाते हैं तो मार्केट जाना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात ये कि जब इस रॉ मटेरियल को लेंगे तो आप मार्केट में बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनसे ये अपना रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो जब आप इस रॉ मटेरियल को खरीद के लेके आते हैं, जब आप इनको ऑर्डर देते हैं, तो इस ऑर्डर देने पर एक कॉस्ट होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट। यानी कि जितनी बार आप माल मंगाओगे ऑटो का या कैरिज या फ्रेट आप पे करेंगे, और अगर आपकी कंपनी टेंडर के थ्रू लेती है तो जो टेंडर की कॉस्ट होगी वो भी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। तो जितनी बार आप सामान मंगाओगे उतनी बार आपको ऑर्डर दे। मान लीजिएगा आपको 40,000 केजी का सामान की जरूरत है, तो अगर आप 40,000 केजी एक बार लेते हैं तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार पे करनी पड़ेगी। अगर 40,000 दो बार में लेते हैं तो आपको दो बार ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। मान लीजिएगा एक ऑर्डर की कॉस्ट 1,000 रुपये है, तो 1,000 आपको अगर एक ही बार में सारा सामान खरीद लिया तो आपके 1,000 रुपये लगने हैं। अगर आप दो बार में खरीद के लाओगे तो आपको 1,000 रुपये और लगेंगे। लेकिन आप 4,000 करके 10 बार लाते हैं तो आपको ये 10 बार कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इस कॉस्ट को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके एक रिवर्स में दूसरी कॉस्ट होती है जिसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। देखिए अगर आप सारा सामान एक साथ खरीदेंगे तो आपको सारे पैसे एक बार देने पड़ेंगे, तो इसके अंदर आपकी एक इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी।
इंटरेस्ट कॉस्ट की, ज्यादा सामान लगाओगे तो ज्यादा आपको पैसा लगेगा, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप इंटरेस्ट, अगर आप पैसा उधार भी नहीं लेते, अपना भी पैसा है, तो उसके ऊपर आपको बैंक से ब्याज आ जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको एक इंटरेस्ट कॉस्ट तो लगी रही होती है। इसी तरीके से इसको स्टोर करने की कॉस्ट, अगर ज्यादा माल मंगाओगे तो ज्यादा स्टोरेज की कॉस्ट होगी। इसी तरीके से यहां पर जो है इसकी देखभाल करनी है, कैरी करनी है, तो वो कैरिंग करने की कॉस्ट भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि आप कितना कैरी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कैरी करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, और कम कैरी करोगे तो कम कॉस्ट आएगी। मान लीजिएगा एक कैरी करने की कॉस्ट 2 रुपये है, अगर कैरी करने की कॉस्ट 2 रुपये है, तो अगर आप 40,000 किलो लोगे तो एवरेजली आप ये समझ लीजिए 40,000 किलो आप ले रहे हैं, तो ईयर के अंदर आप 20,000 केजी तो एवरेजली रखोगे ही, क्योंकि आप उसमें से कंज्यूम करते रहोगे। तो हम जब भी जो इन्वेंट्री रखते हैं उसका एवरेज लेते हैं, तो यानी कि 40,000 की जगह 20,000 केजी ले लेते हैं। तो अगर आप 40,000 किलो एक ही बार में ले आएंगे तो 40,000 इंटू 2 आपको 80,000 रुपये कॉस्ट आएगी। लेकिन आप 10,000 करके लेके आते हैं तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट 40,000 इंटू 2 80,000, और 80,000 का एवरेज कर देते हैं तो दैट इज 40,000। इसी तरीके से मान लीजिए आप 10,000 करके सामान मंगाते हैं, तो आपकी 10,000 इंटू 2 20,000, और एवरेज कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो 10,000 कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 रुपये पर केजी की कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितना सामान मंगाते हैं। अगर आपका सामान ज्यादा आएगा तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, अगर आप सामान कम मंगाएंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन अगर आप कम सामान मंगाएंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है और कैरिंग कॉस्ट जो है, दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि एक ही बार में सामान मंगा लीजिए, आपको 40,000 रुपये एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा, जो ऑटो का, रिक्शा का या जो कैरीज है वो एक ही बार देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से आपने इसको डील करना है। तो आइएगा अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। आगे देखिएगा आप, तो हमें कितना सामान मंगाएं कि जिससे कि हमारे को वो कॉस्ट मिनिमम लेवल पर हो, तो उस लेवल को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब है कि जो सबसे सस्ता पड़े, ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर का साइज है, उस ऑर्डर के साइज पर हम क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं, तो उस ऑर्डर क्वांटिटी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और कंपनी जनरली इसी लेवल पर सामान मंगाती है, इसीलिए जो कंपनी इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो समझदार होती है, हम ये मानते हैं, तो ये ROQ भी बोला जाता है। तो सीधी सी बात ये कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है, इकोनॉमिक, तो इसकी डेरिवेशन हमें नहीं देखनी है, तो EOQ हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स, ये यूनिट्स में लिखना है, इनटू ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिवाइड बाय एच। तो ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर मंगाने में क्या कॉस्ट आपकी आ रही है। दूसरी बात एच का मतलब है होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। राइट। तो आप देखिएगा, आइएगा इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिएगा यहां पे मैं इसका अगर आपको थियोरेटिकल बताऊं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिप्रेजेंट द मोस्ट फेवरेबल ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर ईच टाइम व्हेन द फ्रेश सप्लाई इज रिक्वायर्ड। तो सिंपल सी बात है, इन परचेजिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज फेस्ड हाउ मच टू बाय एट ए टाइम, तो कितना आप एक बार में खरीदे। लार्ज क्वांटिटी आर परचेज द कैरिंग एंड द इन्वेंट्री वुड बी हाई। तो कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग है, यानी कि अगर ज्यादा मंगाओगे तो कैरी करने का कॉस्ट जो है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑन अदर हैंड इफ परचेज आर मेड फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी हाई। अगर कम मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई होगी, जो मैंने भी आपको समझाया। इन डिसाइडिंग द
optimum quantity in order to problem the balance of the two cost, the carrying cost and the against the ordering cost, the sum of the two represent the total cost, ordering and carrying cost। तो यहाँ पर ये जो दोनों कॉस्ट होती है ये इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना आपने कैसी होंगी, ये इक्वल होंगी, और यहाँ पर जहां पर ये इक्वल होंगी वहीं पर ईओक्यू होगा, यानी कि जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होगी, होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होगी। और ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखी दिया है। तो देखिएगा यहां पे अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल लूं, तो वो एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। एक एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमारे पास जो 250 यूनिट्स हैं, 250 यूनिट्स हैं मंथली। तो आपने एनुअल कंजम्पशन लेनी है, तो एनुअल कंजम्पशन कितनी होगी, 250 इंटू 12, 3000 यूनिट, यानी कि 3000 यूनिट हमें रॉ मटेरियल की चाहिए। और कैरिंग कॉस्ट ऑफ 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, अब इन्वेंट्री की वैल्यू है 5 रुपीज, 5 रुपये मटेरियल कॉस्ट है, तो 5 रुपये का 10% कॉस्ट होगी, यानी कि 50 पैसे। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर कितना है, 30 रुपये, तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, ये आपकी एच हो गई। अब इसको अगर आप फॉर्मूले में डाल दें तो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है। तो आइएगा हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो ये सवाल आपकी बुक के अंदर ही है और एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आइएगा अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम अभी सोल्व कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप इसको ईओक्यू बोलेंगे और ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ओ डिवाइडेड बाय एच, राइट। अब यहां पर मेरे जो क्वेश्चंस थे इसके अंदर आपकी एनुअल कंजम्पशन कितनी थी, 2 इंटू 3000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 30 रुपए और होल्डिंग कॉस्ट थी 50 पैसे। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 600 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि 600 यूनिट अगर आप मंगाते हैं एक बार में तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी, और इस लेवल पर होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होंगी, यानी कि एच किसके बराबर होगा, उस ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर। तो एच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन ये टोटलिटी में बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो यहाँ पे 600 यूनिट आ गई। अब देखिएगा इसी सवाल को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं, तो समझिएगा ध्यान से कि अब अगर आपको 3000 यूनिट है, अब आप देखिएगा मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। देखिएगा एनुअल कंजम्पशन कितनी है, एनुअल कंजम्पशन है 3000 यूनिट्स। ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मान लीजिएगा आप एक ही ऑर्डर में सारा सामान मंगाते हैं, तो 3000 यूनिट अगर एक ही ऑर्डर में मंगाएंगे तो ऑर्डर साइज क्या होगा, 3000। आप मान लीजिए अगर 2 ऑर्डर में मंगाते हैं तो 3000 अगर 2 बार में मंगाते हैं तो ऑर्डर का साइज होगा 1500। अगर 3 ऑर्डर में मंगाते हैं तो ऑर्डर साइज होगा 1000। 4 ऑर्डर में मंगाते हैं तो 750। 5 ऑर्डर में मंगाते हैं तो 600। 6 ऑर्डर में मंगाते हैं तो 500। अब यहां देखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर है और एक ऑर्डर की कॉस्ट थी हमारी 30 रुपीज, तो 1 इंटू 30 30। 2 ऑर्डर में सामान मंगाएंगे तो 2 इंटू 30 60।
3 ऑर्डर में सामान मांगे 3 इंटू 30 90, 4 ऑर्डर में सामान मांगा 4 इंटू 30 120, 5 ऑर्डर में सामान मंगाएंगे 5 इंटू 30 150, और 6 ऑर्डर में सामान मंगाएंगे तो कितना हो गया 180। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप 3000 मंगाते तो आपको केवल 30 रुपए का खर्च आएगा। अगर आप 2 ऑर्डर में माल मंगाते तो आपको 60 रुपए का खर्च आएगा। अब है हमारी कैरिंग कॉस्ट। तो अगर आपने 3000 यूनिट मंगाई तो आपको कैरी करने में लग रहे हैं 50 पैसे। तो यानी कि जो कैरी करने की कॉस्ट है, यानी कि जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट कह रहे हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? तो होल्डिंग कॉस्ट देखिएगा क्या होगी। होल्डिंग कॉस्ट है 50 पैसे हमारी, हमने निकाली थी 5 रुपए का 10%, तो 5 रुपीज का 10% था 50 पैसे। तो 50 पैसे आपको संभालने में लगेंगे 3000 यूनिट, 3000 यूनिट के लिए। लेकिन इसको आप एवरेज कर देते हैं, क्योंकि जो आप यूनिट ले रहे हैं उसको रखने के लिए थोड़े नहीं ले रहे हैं, उसको कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो जब शुरू में 3000 खरीदोगे तो वो बाद में 0 हो जाएगी, तो एवरेजली जो है वो 1500 यूनिट आप कंज्यूम करेंगे। तो अल्टीमेटली जो 1500 आप होल्ड करेंगे, तो 1500 जो होल्ड करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे, तो ये जो वैल्यू निकलेगी निकलेगी 750। उसी तरीके से 0.50 इंटू 1500 1/2, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 375। और इसी तरीके से जो बाकी वैल्यूज है वो निकालेंगे, जो आएंगी 250, 187.5, 150 एंड 125। राइट। और अगर अब यहीं पर हम इसकी टोटल निकाल लें, देखिएगा मेटेरियल की कॉस्ट इररेलेवेंट है। मेटेरियल की कॉस्ट सभी मामलों में, चाहे एक बार मंगाए चाहे 2 बार मंगाए, सभी सेम है। तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें डिस्काउंट भी आएंगे, कि अगर वो डिस्काउंट पे अगर सामान देता है और ऑर्डर साइज को बड़ा कहता है, तो क्या आपको उससे मंगाना चाहिए सामान या नहीं मंगाना चाहिए, या कितना % आपको डिस्काउंट लेना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है बेसिक अभी हम बात कर रहे हैं, तो पहले से वो बेसिक को सीखिए। तो सबसे पहली बात देखिए, तो ऑर्डरिंग जो है 30 और होल्डिंग है 750, तो टोटल कॉस्ट बन रही है 780, और मेटेरियल की कॉस्ट सेम है, तो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको जो भी मेटेरियल खरीदोगे उस पर आपको कितना लगेगा 780। तो जो टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट में एक तो होल्डिंग है और एक ऑर्डरिंग है। अगर यहां पे देखेंगे 60 + 375, तो कितनी आ रही है 435, 250 + 90 340, 307.5 300 एंड 305। अब आप देखिएगा यहां पर जहां पर ईओक्यू लेवल था वहीं पर सबसे मिनिमम कॉस्ट है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर 300 रुपए जो है कॉस्ट वो सबसे कम है। दूसरी बात है ये दोनों इक्वल हैं, तो ईओक्यू लेवल पर क्या होंगी कि ये दोनों कॉस्ट क्या होंगी, मिनिमम होंगी, और होल्डिंग कॉस्ट किसके बराबर होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर। दूसरी बात है इनके बीच में इन्वर्सली, जब देखिएगा ये 30 रुपए का खर्चा था तो ये 750 रुपए का था, ये जहां पे लोएस्ट था ये हाईएस्ट था, और ये जहां पर हाईएस्ट है 180 ऑर्डरिंग कॉस्ट, वहीं पर आप देखिएगा होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम है 125। तो एक ऐसा लेवल जहां पर ये दोनों बराबर होंगी उस लेवल को बोलते हैं ईओक्यू। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल होता है जहां पर की ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है, और दूसरी बात क्या होती है कि जो टोटलिटी के अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है वो मिनिमम लेवल पर होती है। अगर मटेरियल की कॉस्ट के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है तो देखिएगा यहीं से डिसीजंस लिया जाता है, मटेरियल की कॉस्ट जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसी से हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमें कितनी यूनिट मंगानी है, क्या हमारा ऑर्डर साइज होगा। तो देखिएगा, तो यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाए ईओक्यू पे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, तो देखिएगा अभी आपने सवाल किया था, आपके पास सवाल था एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन कितनी थी, एनुअल कंजम्पशन थी हमारी 3000 यूनिट्स, और ईओक्यू कितना निकला था हमारे पास 600 यूनिट्स। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आप देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिल्कुल सिंपल है कि जो भी आपकी एनुअल कंजम्पशन है, जो भी आपकी एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर देंगे ऑर्डर साइज से। तो एनुअल कंजम्पशन हमारी कितनी है, तो एनुअल कंजम्पशन है हमारी, आप देखिएगा एनुअल कंजम्पशन हमारी 3000 और ऑर्डर साइज कितना था 600। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए 5 ऑर्डर्स। तो देखिएगा 5 ऑर्डर्स पर ही हमारी कॉस्ट जो थी वो मिनिमम थी। तो अभी इस क्लास के अंदर मैंने आपको केवल ये सिखाया कि किस तरीके से ईओक्यू निकालते हैं। अभी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा,
फिर होमवर्क में जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो अब देखिएगा इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हम दूसरे कंसेप्ट को भी जो है कवर करते हैं आज ही की क्लास में। तो कंसेप्ट नंबर टू देखिए, कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है। कंसेप्ट नंबर 2 एक बड़ा सिंपल सी बात कह रहा है आपके साथ कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। इसीलिए यहां पर लेवल ऑफ इन्वेंट्री ये इसका कंसेप्ट है। देखिएगा, आप अपने घर पे भी बहुत सारी चीजें जो है कंज्यूम करते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी। तो आप ये तो नहीं है कि सब्जी पूरे महीने भर की ले आते हो, आटा जो है पूरे साल भर का ले आओ। हालांकि गेहूं हो तो आप ला सकते हैं, या राइस पूरे साल भर के ले आए, दालें पूरे साल भर के लिए आए, ग्रोसरी का बाकी आइटम साल भर के लिए ले आए। नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए उसके कुछ रीजंस है। एक तो रीजन ये कि अगर आप बहुत सारा सामान मंगा लेंगे एक साथ तो वो खराब होने का डर रहेगा, आप दूसरा आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तीसरा वो आउटडेटेड हो जाए, वो चीज आपको पसंद ही ना आए बाद में। इसी तरीके से जो कंपनियां हैं वो अपना एक इन्वेंट्री का एक हाईएस्ट लेवल रखती हैं, उससे ज्यादा वो सामान नहीं रखते हैं। तो जो हाईएस्ट लेवल होता है इन्वेंट्री का उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यानी कि उससे ज्यादा स्टॉक जो है कंपनियां नहीं रखेंगी। इसी तरीके से एक मिनिमम लेवल भी होता है कि कभी कोई रिलेटिव आ गया तो उसके लिए खाने के लिए इंतजाम होना चाहिए, तो कुछ सामान आपके पास हमेशा घर में जरूर से जरूर बचा रहेगा। और लॉकडाउन में तो आप इस बात को वैसे भी समझ गए होंगे कि लॉकडाउन के अंदर देखिएगा कि आपको पता है एक मिनिमम लेवल है, वो इन्वेंट्री का घर वाले जो है संभाल के रख रहे हैं कि पता नहीं लॉकडाउन बढ़ जाए या लॉकडाउन में कोई समस्या हो जाए। तो वो जो लेवल है वो मिनिमम लेवल होता है। इसी तरीके से कंपनी अपने जो रॉ मटेरियल है उसका एक मिनिमम स्टॉक लेवल रखती है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो बंद ना हो जाए किसी भी कारण से। तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो भी कंपनियां मेंटेन करती हैं। तो दूसरा लेवल हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। तो इसके बाद इन दोनों के बीच में एक हाईएस्ट लेवल हो गया, और एक वो लेवल जहां पर कि कंपनियां ऑर्डर करती हैं नए सामान को मंगाने के लिए। क्योंकि मान लीजिएगा आपके घर में भी अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको बोलते हैं कि आप सामान लेके आइए तो आप भी 1-2 दिन लगा देते हैं। उसी तरीके से कंपनी में क्या होता है कि एक ऑर्डर की पूरी प्रोसेस होती है, वेंडर के पास सामान है या नहीं है वो भी देखना पड़ता है। दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उसके दौरान रहते हैं। तो कंपनियां एक ऐसे लेवल पर जो कि इन लेवल के बीच में होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो कहीं पर ऐसे लेवल पे जहां पर कि वो नया ऑर्डर प्लेस करती हैं उस लेवल को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट इसको बोला जाता है, रीऑर्डर पॉइंट। तो सिंपल सी बात यह है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जब आप सामान मंगाते हैं तो यहां पर आप ऑर्डर करेंगे, तो इस ऑर्डर करने पर जब तक वो मिनिमम लेवल पर पहुंचेगा तब तक सामान आपके पास आ चुका होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा रीऑर्डर लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप ऑर्डर करेंगे तो तब तक सामान आएगा तब तक आप मिनिमम लेवल पे पहुंच चुके होगे, तो जो इसके बीच का गैप है वो आप कंज्यूम कर चुके होगे। हाईएस्ट लेवल इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि अगर ज्यादा पैसा आपने लगा दिया और तो वहां पर आपकी एक तो कॉस्ट जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है लगेगी, वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट है वो लगेगी। दूसरी बात है वो आउटडेटेड होने का सामान का जो है रिस्क रहेगा। तीसरा, अगर आप बहुत सारा सामान अपने गोडाउन के अंदर रखेंगे तो वहां पे वेस्टेज की संभावना बनेगी, लोगों को लगेगा या तो ऐसे ही पड़ा रहता है सामान। तो इन सभी कारणों से जो कंपनियां हैं वो अपने एक लेवल्स मेंटेन करती हैं। तो इन 3 लेवल्स के अलावा कुछ लेवल्स और भी होते हैं जिसमें एक है एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल जो है कि नॉर्मली ऐसे लेवल हैं जो हाईएस्ट लेवल यानी कि मिनिमम लेवल और मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल के एवरेज होते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम जो है दोनों लेवल होंगे और उसके डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से जो है मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल जो होंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के का जो एवरेज है वो यहां पर हम निकालेंगे। डन। तो यहां पर देखिएगा ये सारी बात जो मैंने भी आपके साथ की, यहां पर अब इन लेवल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, किन चीजों पर ये डिपेंड करते हैं। तो देखिएगा जैसा आपने बात की, तो एक है फैक्ट्री, एक तो डिपेंड करता है फैक्ट्री पे, दूसरा डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
अब फैक्ट्री में जिस सामान को आप बनाते हो उसमें रॉ मटेरियल जो आप कंज्यूम करते हैं उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं है। जैसे आपके घर में आप देखिएगा राइस कितना लगता है हर रोज, कभी कम लगता हो कभी ज्यादा लगता होगा, एक एवरेज भी होगा। मान लीजिएगा हमने एक रख लिया कि रॉ मटेरियल की हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, तीन चीजें होंगी कि कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, एवरेज इतना। जैसे आप अपने घर में राइस एक दिन में मैक्सिमम कंजम्पशन 2 किलो, मिनिमम कंजम्पशन आधा किलो, एवरेज कंजम्पशन 1 किलो। किस दिन कोई रिलेटिव आ गया तो 2 किलो भी लग जाती है, नहीं कोई आया तो 1 किलो लगती है। कहीं बाहर जाके आपने खाना खा लिया आधे फैमिली मेंबर्स ने तो आपके कम राइस लगते हैं और कभी कभी जीरो भी लग जाती है। तो सिंपल सी बात ये, उसी तरीके से कंपनी में जो प्रोडक्शन के शेड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल की कंज्यूम होंगी। मान लीजिएगा ये जो मिनिमम है कि इतनी कम से कम आप लगाएंगे, मान लीजिएगा मिनिमम जो यूनिट्स हैं आपकी वो 25 है, मैक्सिमम 45 है, और एवरेज अगर कभी ना दिया हो, एवरेज या नॉर्मल, तो आप इन दोनों का एवरेज कर लेते हैं। लेकिन अगर दे रखा हो तो फिर आप वहां से लेते हैं जो आपको एग्जाम में दिया हुआ है। तो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं एवरेज दैट इज 35। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्री से कि कितनी यूनिट आप मान लीजिएगा पर डे यूज करते हैं। पर डे 25, 45, 35, तो नॉर्मली 35 लगती हैं, कभी मैक्सिमम कितना लगती है 45, और कम से कम लगती है 25। इसी तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सामान आने में कितना टाइम लगता है, तो ये जो पीरियड है जिसको हम लीड टाइम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड टाइम, लीड टाइम, तो कितना टाइम लगता है। अब मान लीजिएगा टाइम मैं मान लेता हूं कि मिनिमम जो है 10 दिन लगते हैं, मिनिमम 10, और मैक्सिमम 20 दिन लगते हैं। और एवरेजली अगर नहीं लिखा हो तो 20 + 10 दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, लिखा हो तो फिर वो लेते हैं। मैंने लिख दिया आपको 14 डेज। तो आप देखिएगा यहां पर क्या है, ये कंजम्पशन पर डे की यूनिट्स की हैं 25, 45, 30। तो ये एक तरीके का मैंने एग्जांपल लिखा। अब इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम में लिखा वो मिलेगा 5 मार्क्स में, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंपलसरी ही नजर आए आपको सवाल। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा और वो आपसे पूछेगा कि डिफरेंट लेवल्स आप कैलकुलेट करिए। तो आइएगा मैं अब इसके ऊपर जो है कुछ लेवल्स आपके साथ कैलकुलेट करता हूं और वो लेवल्स आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं, तो उनके क्या फॉर्मूलेज हैं वो आपके साथ बात कर रहा हूं। देखिएगा सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है कि उस लेवल पर पहुंचने के बाद हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इस रीऑर्डर लेवल को या रीऑर्डर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट का बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी थी हमारे सवाल में 45 यूनिट्स, और मैक्सिमम डेज कितने थे 20। तो इसका मतलब हमारी यूनिट्स हो गई 900, राइट। ये ध्यान से समझिए। आपसे अगला सवाल पूछ लिया कि मिनिमम स्टॉक लेवल निकालिए, कितना कम से कम रखेंगे। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कितना रखेंगे, जितना नया ऑर्डर आने में जितना टाइम लगेगा उतना जब कंज्यूम कर लेंगे तो उस लेवल पर मिनिमम पहुंच जाएंगे। तो आप रीऑर्डर लेवल में से जो रीऑर्डर लेवल है इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो आप एवरेजली कंज्यूम कर लेंगे उस पीरियड में जब तक कि सामान आएगा। तो इसका मतलब है कि एवरेज कंजम्पशन जो आप करेंगे उस पीरियड में, तो एवरेज लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिएगा एवरेज लीड टाइम क्या है हमारा एवरेज, अब देखिएगा ये है हमारी 900 यूनिट। एवरेज कितना कंज्यूम करते हैं हम, 35 यूनिट कंज्यूम करते हैं नॉर्मली, और 14 डेज में हमारे पास सामान आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 900 यूनिट तो हमने रखी हुई थी, ये ऑर्डर जब 900 का लेवल आया तो हमने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब उसमें आने में 14 डेज लगेगा और तब तक हम 35 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कंज्यूम करेंगे। तो 35 × 14, तो हमारे पास क्या लेवल आ गया, हमारे पास आ गया 900 - 490, तो हमारे पास लेवल आ गया 410 यूनिट्स। क्लियर है बात। तो ये कौन सा लेवल आ गया आपका पास, मिनिमम स्टॉक लेवल। इसी तरीके से
हमारे पास एक ईओक्यू लेवल होगा, तो वो आपको एग्जाम में दिया होगा या आपको निकालना भी पड़ सकता है, जैसे मैंने भी आपको पीछे सिखाया, उसी को बोलते हैं आरओक्यू। तो मैं अपने सवाल में मान लेता हूं 600 यूनिट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने 600 यूनिट निकाली थी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है उसको कैसे आप निकालेंगे? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे? अब रीऑर्डर लेवल जो था आपका, जो आपने ऑर्डर में प्लेस किया है, जितनी यूनिट आपकी एक बार में आ रही हैं, तो जितनी यूनिट आ रही हैं वो आपको पता है, जितनी यूनिट आती हैं एक बार में उसको आप आरओक्यू या ईओक्यू बोलते हैं। तो जितने लेवल पर आपने ऑर्डर किया, जितनी यूनिट आपकी आ रही हैं, उसमें से आप मिनिमम चीजें जो है माइनस कर देंगे, कम से कम जो कंजम्पशन करेंगे। तो मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। तो आप देखिएगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर लेवल हमारे पास कितना था, अभी देखिएगा ऊपर स्क्रीन पे, रीऑर्डर लेवल था हमारा 900 और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है हमारी 600। हालांकि एग्जाम में दी होगी, नहीं तो निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने भी सवाल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन में पीछे निकाली थी। तो देखिएगा 900 प्लस 600 और मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी लीड टाइम में, तो 25 इंटू 10 डेज, तो 1500 माइनस 250, तो 1250 यूनिट्स। इसके बाद देखिएगा अगर आपसे एक और लेवल पूछेगा, एवरेज स्टॉक लेवल, तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। एक दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमम, इसमें से आपकी मर्जी है, कोई भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आपका कितना है? मिनिमम था आपका 410, ये देखिएगा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू। आरओक्यू कितना था 600, तो ये कितना हो गया 710 यूनिट्स। इसके अलावा एक और लेवल होता है डेंजर लेवल, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिएगा आज जो मैंने आपके साथ जो शेयर की है चीजें, इंफॉर्मेशन, वो क्या थी? अच्छा जी, ये डेंजर लेवल के बारे में बात करते हैं। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, यानी कि इमरजेंसी में आप कितने टाइम में लेते हैं। तो देखिएगा अब हमारे सवाल के अंदर एवरेज कंजम्पशन क्या थी? एवरेज कंजम्पशन थी 35 यूनिट्स, और मान लीजिएगा इमरजेंसी का पीरियड 7 डेज है, तो 35 इंटू 7, ये आपका क्या आ जाएगा? डेंजर लेवल। यानी कि इसके नीचे आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और जब तक कंपनी का मालिक ना बोल दे, कंपनी का जो सबसे सीनियर ऑफिसर ना बोल दे, तब तक आप इस गुड्स को सप्लाई नहीं करेंगे। और स्टोर कीपर के पास ये पावर होगी कि वो इस माल से नीचे जो है यहां पर इसकी डिलीवरी देने से मना कर दे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी वर्क के लिए जो है ये यूनिट्स रखी जाती हैं। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ईओक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात की, तो क्यों मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपके साथ है, तो ये मैंने भी आपके साथ शेयर कर लिया है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होते हैं। उसके बाद देखिएगा मैंने मिनिमम लेवल की भी बात आपके साथ की, और इसी तरीके से ऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर लेवल की भी बात की। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वो देखिएगा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, अगर कभी आपको सेफ्टी स्टॉक लेवल लिखा हो या बफर स्टॉक लिखा हो, ये मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। ये क्या होता है? ये मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। मिनिमम स्टॉक लेवल के ही दो नाम है, तो सेफ्टी स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सब एक ही के ही नाम है। राइट। अब आइएगा अपनी बुक से चलते हैं, तो बुक में आपको मैं होमवर्क देता हूं। तो अगर बुक में अगर हम होमवर्क की बात करें, तो देखिएगा यहां पे, तो बुक से जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो मैं अभी आपके साथ
डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपने होमवर्क में करने हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा। तो देखिएगा इसके अंदर जो आपके होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद 2 है, और उसके बाद 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इनके आंसर्स दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड 14 है एंड देन 15। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे होमवर्क के अंदर, और बाकी के जो डाउट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी। ईओक्यू लेवल। ईओक्यू लेवल वो लेवल होता है जहां पर कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इक्वल होती हैं, और टोटलिटी के अंदर वो मिनिमम लेवल पर होती हैं। तो जिन यूनिट्स को आप एक बार ऑर्डर में मंगाते हैं जहां पर कि आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन टोटलिटी में वो मिनिमम लेवल पर होती हैं, तो उस लेवल के ऊपर जो है आप इन्वेंट्री को जो मंगाते हैं, तो उस लेवल को आप ईओक्यू लेवल बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा कंसेप्ट हमने डिफरेंट स्टॉक लेवल्स के बारे में बात की कि मिनिमम कितना माल रखती हैं कंपनी के गोदाम के अंदर, कितना माल रखा जाता है, स्टोर में कितना रखता है, मैक्सिमम कितना रखते हैं रीऑर्डर। ये जो सारी चीज़ें हमने बात की दोनों की दोनों, ये कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं। इन चीज़ों को करने से आप मटेरियल की वेस्टेज को बचा सकते हैं, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, ये मटेरियल के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पर्पज़ है, कॉस्ट कंट्रोलिंग, उससे रिलेटेड है। तो ये किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करने के काम आता है, ये मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किया। तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, तो मैं आपके जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपके ले लूँगा। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। आगे भी जो है अगली वीडियो जो है अभी जल्द ही जो है, जब आप इसको देख लेंगे तो आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।